तो बेटा देखिए, अब तक के हम लोग ने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में सबसे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन के बाद क्या आया था पॉइंट हमारा, थर्मल इक्विलिब्रियम। फिर हम लोग ने देखा था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर हम लोग ने देखा था कंसेप्ट ऑफ हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। अब हमें उसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट देखना है आगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखना है हमको। चलिए बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल्स पे उसके। दरवाजा, और तुम्हारा सी टाइप चार्जर भी लेके आ जाना, मोबाइल चार्जर सी सी टाइप। हाँ, पुराना नहीं, नया वाला जो आता है रखा हुआ। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन यही है, अ गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। सही है। अब जल्दी से फटाफट अपने नोट्स में से देखकर आप क्वेश्चन कॉपी करो। लिखना है, ये लिखना है सबको, ये हवा में नहीं करना है। चलो रजिस्टर्स निकालो सब लोग, लिखना चालू करो। एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ यही, वो बॉक्स जो है उसका चार्जिंग पे लगा दो आप, माइक का। हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अ गैस enclosed in a cylinder fitted with a, एक मिनट, ये इसको कभी भी ना उल्टा नहीं करना है, ऐसा इसी रखना है। और पता चल जाता है, वो नीचे नंबर लिखा था। हाँ, fitted with a movable massless and frictionless piston। ध्यान दो बेटा इधर, is expanded so that its volume increases from 5 liters to 6 liters at constant pressure 1 atm। Find the work done by gas in this process। Find the work done by gas in this process। अरीब इधर ध्यान दे, बातें मत कर। तो देखो बेटा यहाँ क्या दिया है कि एक गैस सिलेंडर है, वो पिस्टन से ढका हुआ है, और वो जो पिस्टन है मासलेस है, मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस है, और ऐसा है कि उसमें गैस एक्सपांड हो रही है। पहले गैस का वॉल्यूम कितना था, 5 लीटर्स, बाद में कितना हो गया, 6 लीटर्स। प्रेशर कांस्टेंट है, खास बात, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या है बेटा, 1 atm। तो वो कह रहा है कि भाई पता लगाओ वर्क डन क्या होगा इस प्रोसेस में। बहुत आसान। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा, देखो इनिशियल वॉल्यूम क्या था इसका, 5 लीटर्स। इसको मीटर क्यूब में क्या लिखेंगे, 5 × 10⁻³ सेकेंड वॉल्यूम क्या था आपका, 6 लीटर्स, 6 × 10⁻³ प्रेशर जो था वो कांस्टेंट था, 1 atm, यानी 1.013 × 10⁵ अब आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, P
V2 माइनस V1, 1.013 इंटू 10⁻5, 6 इंटू 10⁻³ माइनस 5 इंटू 10⁻³ अब देखो इसमें से 10 का पावर -3 कॉमन निकलेगा और 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा बेटा 1। तो भाई ऐसा है कि ये हो जाएगा 1.013 इंटू 10 का पावर 5 इंटू 1 इंटू 10 का पावर -3 यानी कि 10 का पावर -3। तो देयरफॉर आपका कुल मिला के वर्क डन आएगा 1.013 इंटू 10⁻² जूल्स और ये हमारा फाइनल आंसर। एकदम सिंपल है ना। इसने बोला कि वर्क कैलकुलेट करो, प्रेशर कांस्टेंट है, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दिया और अब बस बेसिक फॉर्मूले में आपको डाल के आपको सॉल्व करना था, आ गया आंसर। तो बेटा लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, इज इट? ठीक है, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस is heated at constant pressure, is heated at constant pressure so that its temperature increases from 27 degrees Celsius to 127 degrees Celsius. Full stop. Find work done by the gas. Find work done by the gas. कह रहा है गैस के जरिए जो वर्क होगा वो कैलकुलेट करो। 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस मतलब नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं आपको। सो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन एज 2 मोल्स, ओके। और सिर्फ यहां पर टेम्परेचर के बारे में, T1 आपका 27 डिग्री सेल्सियस है और T2 आपका 127 डिग्री सेल्सियस, और वो कह रहा है वर्क डन निकालो। अब आप सोच रहे होंगे सर मैं वर्क डन कैसे निकालू? वर्क डन का तो फॉर्मूला होता है P डेल्टा V, है ना, P V2 माइनस V1 यानी P डेल्टा V होता है। और यहाँ तो वॉल्यूम के बारे में जरा सा जिक्र नहीं है, यहाँ तो टेम्परेचर के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है ना, फॉर्मूले में तो है नहीं ना, सॉरी टेम्परेचर उसमें है डेटा में, मगर अगर मैं देखूं क्वेश्चन में ना प्रेशर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ना वॉल्यूम के बारे में इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के बारे में है ना, और फॉर्मूले में तो ये दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। सर अब कैसा? कोई बात नहीं, हम कन्वर्ट करेंगे। बोले कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो मैं रफ में यहां पे लेता हूं, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी होता है, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी होता है। ये आइडियल गैस की इक्वेशन है, ये सब लोग जानते हैं, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार देखा है, सब लोग देखा हुआ है ये, डन। अब ठीक है, मान के चलो प्रेशर कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? प्रेशर, म्यू और आर, है ना, ये तो पैदाइशी कांस्टेंट है ना, ये भी कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या क्या हुए फिर? वॉल्यूम और टेम्परेचर। गॉट दैट? अब मैं क्या करने वाला हूं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा? P dV अपॉन dt म्यू आर dt बाय dt, है ना, और ये dt dt क्या हो जाएगा? कैंसर, 1 हो जाएगा। P इंटू dV म्यू आर, ये वाला dt जो था उसको उधर लेके चलेगा, इंटू dt। अच्छा dV क्या है? स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, dt क्या है? स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। और मैं कहूं कि अगर टेम्परेचर में जो चेंज है और वॉल्यूम में चेंज है जो स्मॉल नहीं ज्यादा लार्ज है, तो ये फॉर्मूले को कैसा लिखा जा सकता है? P डेल्टा V इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा T, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि तुम P डेल्टा V को क्या लिख सकते हो बेटा? म्यू आर डेल्टा T लिख सकते हो। आई बात समझ में? अब देखो तुम्हारे पास है कि नहीं सारी चीजें, तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, हाँ है ना, और आपके पास क्या गैस कांस्टेंट 8.314, चेंज इन टेम्परेचर 127 माइनस 27 कितना हो जाएगा? 100। देखो आ गया आंसर आपका, क्या रहता आंसर?
ये ना टेक्स्ट बुक में कहीं साइड में, नोट्स में सॉरी, आपके साइड में कहीं लिख के रखो ये पार्ट, याद रहना चाहिए आपको ये चीज, है ना, नोट्स में सॉल्यूशन में भी चलेगा। ओके, तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 16.628 इंटू 10⁻², या फिर 1.6628 इंटू 10⁻³ जूल्स, या किलो जूल्स भी बोल सकता हूँ। ठीक है, जल्दी आ। टेम्परेचर of 2 moles of monoatomic gas is increased from, increased by 600 Kelvin in a given process, in a given process. First stop, find the change in internal energy of the gas. Internal energy of the gas. गैस के अंदर की इंटर एनर्जी में जो बदलाव आएगा उसे आप कैलकुलेट करके बताइए। ओके बेटा, लेट्स गो फॉर इट देन। तो जो मुझे यहाँ दिया हुआ है ये भी ब्लैक है यार। तो जैसा कि मुझे जो दिया है, टेम्परेचर में इंक्रीज बताया गया है 600 केल्विन। ओके, आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला है म्यू सी वी डेल्टा टी। ये एक फॉर्मूला है मेरे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, 2 3 फॉर्मूले बताया था, उसमें से ये एक फॉर्मूला है म्यू सी वी डेल्टा टी। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। फॉर कौन सा गैस है, मोनो है कि मोनो एटॉमिक? मोनो एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीवी की वैल्यू क्या होती है बेटा? 3/2 टाइम्स ऑफ आर। तो मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल्स टू म्यू मल्टीप्लाई बाय 3/2 टाइम्स ऑफ आर इंटू डेल्टा टी, है ना, 3/2 टाइम्स ऑफ आर इंटू डेल्टा टी। अब उसके बाद देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल्स टू म्यू नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 8.314, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है बेटा 600 केल्विन। तो ये 2 और 2 कैंसिल हुआ। चलो करो कैलकुलेट, फिर ये कितना आ रहा? आप कैलकुलेट करो, मैं जब तक कि अगला क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट of heat
must be supplied to 2.0 into 10 raised to power minus 2 kilogram of nitrogen at room temperature to raise its temperature by 45 degrees Celsius at constant pressure. Question mark. Molecular mass of nitrogen is equal to 28 atomic mass unit और कैपिटल आर की जो वैल्यू है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन. गो फॉर इट. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. 2 मिनट में. सो इसको करेक्शन कर लेना. ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 ग्राम है और एटॉमिक मास यूनिट. तो व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड. तो मास ऑफ आपको गैस जो दिया हुआ है वो कितनी दी गई है. 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 किलोग्राम. टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है आपको. 45 डिग्री सेल्सियस से. प्रेशर कांस्टेंट है. मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 ग्राम्स. 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 किलोग्राम यानी कि 20 ग्राम हो जाएगा. ओके. आर की वैल्यू 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन. आपसे पूछा क्या गया है. आपसे पूछा गया है और यू हैव बीन आस्क्ड हीट सप्लाइड. अच्छा, हीट जब सप्लाई किया गया है तो क्या कांस्टेंट है. वॉल्यूम कांस्टेंट है कि प्रेशर कांस्टेंट है. प्रेशर कांस्टेंट है. तो मैं यहां पर हीट सप्लाई का फॉर्मूला ये लगाऊंगा. डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू म्यू सी पी डेल्टा टी है ना. डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू म्यू सी पी डेल्टा टी. अच्छा ठीक है, चलो भाई मान लिया. फिर आपके मन में विचार आया होगा, चलो सर सीपी का तो समझ में आता है कि नाइट्रोजन डायटोमिक गैस है तो 7/2 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा. डेल्टा टी दिया हुआ है, आर की वैल्यू है. म्यू का क्या, नंबर ऑफ मोल्स का क्या. तो म्यू को हम लोग लिखेंगे मास ऑफ गैस अपॉन मोलार मास ऑफ गैस. म्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं. तो म्यू को हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ गैस अपॉन मोलार मास ऑफ गैस. सीपी को आप लिखेंगे 7/2 टाइम्स ऑफ आर इंटू डेल्टा टी. और सर ये कैसे आया, ये आप पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर में. ये कैसे आया, ये सब चीज़ें डिटेल. आइडियल गैस का इक्वेशन का बहुत ज़्यादा डिटेल फंक्शन आप पूरा जो है डिटेल वर्जन पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इस चैप्टर में. ठीक है. मास ऑफ गैस अपॉन मोलार मास ऑफ गैस. तो डेल्टा क्यूपी इज इक्वल्स टू व्हाट इज मास ऑफ गैस 20 ग्राम. व्हाट अबाउट मोलार मास ऑफ गैस दैट इज 28 ग्राम. 7/2 8.3. and what about the rise in temperature. Rising temperature is 45. अच्छा कर लो सॉल्व. क्या था आंसर बताओ. अच्छा उसका आंसर निकाले कि तुमने. क्या आंसर आया. 14965. तो इसका आंसर जो आना चाहिए 14.9652 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 जूल्स. या जिसको हम लोग बोलेंगे 1800 आर. ठीक है.
ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का था, ये भी एनसीईआरटी का है। अ गीजर heats water flowing at the rate of 3.0 liters per minute, 3.0 liters per minute from 27 degrees Celsius to 77 degrees Celsius. First off, if the geyser operates on a gas burner, what is the rate of consumption? बेटा बातें मत करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। What is the rate of consumption of fuel if its heat of combustion is 4.0 into 10 raised to power 4 joule per gram. 4.0 into 10 raised to power 4 joule per gram. ठीक है, तो देखो यहां पर क्या दिया है, अ गीजर हीट्स अ वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3.0 लीटर्स पर मिनट। तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि dv बाई dt इज इक्वल टू 3 लीटर्स पर मिनट। आपको याद होगा इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके फ्लूइड मैकेनिक्स इस चैप्टर में आया था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आपको बताया था मैंने, डीवी बाई डी, रेट ऑफ फ्लो पर बोलते हैं ना वाटर को, तो इसको 3 लीटर्स पर मिनट बोल सकते हैं। इसको आगे जाके अगर मैं ग्राम में या सॉरी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूँ तो 3 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर क्यूब पर मिनट ऐसा हो जाएगा। ओके, 3 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर क्यूब पर मिनट। ओके चलो ठीक है, मान लिया। अब उसके बाद इसने क्या बोला है, टेम्परेचर में जो चेंज आया है वो कितने का आया है, तो बोले 77 माइनस 27 कितना हो जाएगा ये, 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर में जो चेंज आएगा 50 डिग्री सेल्सियस। और अगर गीजर जो है गैस बर्नर पे ऑपरेट कर रहा है तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इफ इट्स हीट ऑफ कंबशन इज, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल पूछा है। अच्छा, हीट ऑफ कंबशन इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज टू पावर 4 जूल पर ग्राम। अब हीट ऑफ कंबशन कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हर 1 ग्राम का फ्यूल जलेगा, 1 ग्राम का फ्यूल जलेगा तो 4 इंटू 10 रेज टू पावर 4 जूल की वो हीट जनरेट करेगा, है ना। जैसा मान लो कि आपका केरोसिन होगा उसके अंदर, एक मतलब आप जला रहे हैं उसको, तो जब 1 ग्राम का केरोसिन जल जाएगा तो उसमें हीट कितनी जनरेट हो जाएगी, 4 इंटू 10 रेज टू पावर 4 जूल। अब इसने आपसे पूछा है if the geyser operates on a gas burner what is the rate of consumption of fuel, ना। तो अब ऐसा है कि जब वो ये बता रहा है कि 1 ग्राम जलेगा तो इतनी हीट जनरेट होगी, मगर एक पाइप में से लगातार, अपने यानी घर में गीजर लगा रहता, तो गीजर के पाइप में से जब लगातार पानी ऐसा घूम रहा, गोल 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 घूमते हुए चले जा रहा हो, तो वो पूछ रहा है कि भैया कि वो आपका फ्यूल कितनी तेजी से खाएगा, है ना, हर 1 मिनट में कितना फ्यूल जलेगा, ये पूछ रहा है वो।
तो बोले यार ये कैसे निकालेंगे, हर 1 मिनट में फ्यूल कितना चलेगा। अच्छा मुझे बताओ हीट का हमारे पास वैसे तो फॉर्मूला क्या है। तो मैं कहूँगा देखो भाई हमारे पास हीट का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, है ना। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, हमारे पास ये एक हीट का फॉर्मूला है। और अगर मैं हीट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी करूं तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी ये हो जाएगा एम इंटू डेल्टा टी एस इंटू डेल्टा टी। ओके चलो ठीक है। अब मेरे पास यहां पर अगर देखा जाए तो ये यहां पर आ गया इस तरह से वैल्यू। अब मैं यहां पर डालूंगा देखो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, मैं लिख सकता हूं मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इंटू एस डेल्टा टी। तो देयरफॉर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 10⁻³ और आपका ये कितना है 3 लीटर्स। तो इसको मैंने क्या लिखा था 3 इंटू 10⁻³ और आपका टाइम कितना था 1 मिनट, पर मिनट में निकालना है ना। तो पर मिनट के लिए सेकेंड्स डालना पड़ेगा 60। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 4200 जूल्स। और चेंज इन टेम्परेचर कितना है बेटा 50 डिग्री। देखो क्या कैलकुलेशन आ रहा, 3 इंटू 10⁻³ कैसे, क्या लिखा मैंने, ये क्या 3 इंटू 10⁻³। अच्छा डीवी बाई डी की वैल्यू है, सॉरी हाँ सॉरी माय मिस्टेक, गुड, पूरी डीवी बाई डी की वैल्यू है। देखो क्या कैलकुलेशन आ रहा है 3 2 6 3 4 12 123, ये 50 भी है ना, ये करो ये कितना आ रहा देखो। सबसे पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा रे भैया 3 मल्टीप्लाई बाय 4200, तो 3 2 6 3 4 12 इंटू 5 इंटू 10⁻³ कितना रहा 3 नहीं है, हाँ ये 3⁻³ 6 5 30 का 0 कैरी 3 2 5 10 13 का 3 कैरी 1 5 1 5 6 3 0 इंटू 10⁻³ जूल्स पर मिनट। आंसर है हमारा यहाँ पर, हाँ बराबर है 6.3 इंटू 10⁻³ है ना। अब ये हो गया हीट सप्लाइड पर मिनट, हर 1 मिनट में हीट कितनी सप्लाई की जाएगी, मगर वो कितना फ्यूल खाएगा हमको वो देखना है। मतलब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एम हमको मतलब देखना है इसके वास्ते। तो अब हीट रेट ऑफ फ्यूल सप्लाई, रेट ऑफ फ्यूल सप्लाई ये निकालने के लिए ना हीट सप्लाइड पर मिनट डिवाइडेड बाय पर मिनट, ये हो जाएगा हीट ऑफ कंबशन पर मिनट, हीट ऑफ कंबशन पर मिनट। तो हीट सप्लाइड में आता है, इस पर पहले आप ये कैलकुलेट कर लो क्या आ रहा है इसका आंसर। हीट सप्लाइड पर मिनट ये है हमारा 630 इंटू 10⁻³ और वो कितना आया था हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁴। जरा मुझे बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। ये जूल पर मिनट है, याद रखें ये जूल पर ग्राम है। कितना रहा 15.75, दैट्स करेक्ट। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 15.75
ग्राम पर मिनट। दिस विल बी योर आंसर, रेट ऑफ फ्यूल सप्लाई। ये हो जाएगा 15.75 ग्राम पर मिनट। अब देखो क्या बोल रहा है कि भैया हमको हर एक मिनट में हमको ये पता लगाना है कि आपका मतलब हर मिनट में कितना फ्यूल जलेगा। हर एक मिनट में पता लगाना है कितना फ्यूल जलेगा, है ना। आपको मास पता लगाना है। तो कैसे पता लगाऊंगा मैं यहाँ पे? मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, जरा एक बात बताओ कि आपको कितनी गर्माहट सप्लाई की जा रही है हर एक मिनट में। हर एक मिनट में हीट सप्लाई कितनी की जा रही है? तो हर एक मिनट में जो हीट सप्लाई की जा रही है वो इतनी ही है ना। वो जो आग जल रही होंगी वो पानी को हीट सप्लाई कर रहा होगा। तो वो कितनी हीट सप्लाई कर रहा है? हर एक मिनट में इतनी हीट सप्लाई कर रहा है। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अच्छा मैं बोलूंगा कि अगर सपोज करो 1 ग्राम का फ्यूल जलेगा, 1 ग्राम का फ्यूल जलेगा, तो उसमें से कितनी हीट निकलेगी? तो बोले भाई 4 × 10⁴। जब आप इन दोनों को चीज को डिवाइड करते हैं तो आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। देखो जूल और जूल कैंसिल हो जाएगा, यानी हीट सप्लाई वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। आ जाएगा क्या? ग्राम पर मिनट। यानी ये क्या बता रहा तुमको कि एक मिनट में कितना ग्राम जलेगा। तो ये हमारे पास डायरेक्ट आता है रेट ऑफ फ्यूल सप्लाई। यानी तुमको अगर चाहिए कि तुम इतनी देर तक ये मतलब ये 27 से 27 डिग्री सेल्सियस से 77 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाए एक मिनट में, तो भाई आपको क्या चाहिए कि रेट ऑफ फ्यूल सप्लाई आपका ये होना चाहिए, ये कि आपको हर एक मिनट में, है ना, आपका जो भी सोर्स होगा वो 15.75 ग्राम ऑफ फ्यूल सप्लाई करता चलेगा। ये इस तरह का एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ओके, लिख लीजिए इसको। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। An ideal gas is taken around the cycle ABCA as shown in the PV diagram. As shown in the PV diagram. ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, ए बी सी, और वॉल्यूम V थ्राइस V, प्रेशर P 4P। इवैल्यूएट total work done by the gas during the cycle, during the cycle। भैया जो गैस है कुल मिला के कितना वर्क करेगी पूरे साइकिल में, ये पता लगाइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन। बोलो जल्दी क्या आएगा आंसर इसका? क्या करना है हमको वर्क डन निकालने के लिए? एरिया अंडर द कर्व। साइकिल क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। तो वर्क डन पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। निकालो वर्क डन क्या आएगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाफ ऑफ बेस, बेस ये होगा आपका 3b माइनस वी। हाइट क्या होगा? ये 4p माइनस पी, ट्वाइस वी थ्राइस पी, 3pv। ये हमारा वर्क डन आया, एकदम सिंपल। देखिए फटाफट।
इधर का हो गया क्या, ये वाला? A system is taken to its final state from its initial state in hypothetical paths, in hypothetical paths as shown in figure, as shown in figure। वो हाइपोथेटिकल पाथ्स आपको बताया गया है ऐसा। प्रेशर, वॉल्यूम, और ये कुछ इस तरह का साइकिल बताया गया है, ए बी सी डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। वॉल्यूम जो है लीटर्स में है, और प्रेशर जो है 10⁵ पास्कल है। वॉल्यूम की दो वैल्यूज बताई गई, 2 और 6, और प्रेशर की भी दो वैल्यूज बताई गई है, 2 और 6, सेम चेंजेस बताए गए। कैलकुलेट द वर्क डन इन ईच केस, हर एक केस में वर्क डन क्या रहेगा ये कैलकुलेट करो। बोल रहा है पूरे साइकिल का नहीं बोल रहा बेटा, पूरे साइकिल का बोला क्या उसने? नहीं, उसने बोला हर एक केस में, मतलब ए से बी जाते वक्त वर्क डन क्या होगा ये पता लगाओ, बी से सी जाते वक्त वर्क डन क्या होगा ये पता लगाओ, सी से डी पे क्या वर्क डन होगा ये पता लगाओ, डी से ए पे वर्क डन क्या होगा ये पता लगाओ। ये बोल रहा है वो, हर एक स्टेप का आपको निकालना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि भाई ये देखो, ये भी स्टेट बोर्ड का, ये भी स्टेट बोर्ड का है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? चलो बहुत आसान है, हर एक पाथ को देखो एक एक इंडिपेंडेंट, जरूरी नहीं कि पूरा साइकिल पूछे, इंडिपेंडेंटली पाथ भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखो। इंडिपेंडेंटली पाथ, और कई बार ये भी हो सकता है कि वो पाथ का पूछेगा और ऑप्शन में पूरी साइकिल का वर्क डन भी देगा आपको, और आप जल्दबाजी में क्या करेंगे, साइकिल का कैलकुलेट करके टिक कर देंगे। डायग्राम अरे हाँ वर्क डन, हाँ ये हो गया, अरे भाई पूरा पढ़ो, है ना, उसने पाथ का वर्क डन कहा था। चलो भाई एक काम करते हैं, ए से बी के पाथ पे फोकस करते हैं, सिर्फ इतने पाथ पे फोकस करो। तो आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है पूरा, मतलब यहां से लेकर पूरा यहां तक का एरिया निकालना पड़ेगा पूरा, ये रेक्टेंगुलर शेप जिसकी लंबाई कितनी है, यहां से देखो जीरो से पकड़ना पड़ेगा, 6 × 10⁵ लंबाई, और आपका चौड़ाई कितनी है इसकी, आपका जीरो से पकड़ना ही, सॉरी नॉट जीरो से, 2 से पकड़ना पड़ेगा, 2 इंटू मतलब 6 4 हो जाएगा वो। और लीटर्स में, लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ तो मैं लिखूंगा वर्क डन का निकालूंगा, तो मैं लिखूंगा भैया देखो वो एरिया अंडर द कर्व होता है, ओके। तो लंबाई जैसे कि मैंने कहा 6 × 10⁵, चौड़ाई ये देखना पड़ेगा 4 × 10⁻⁻3, समझा ना भैया, ये चौड़ाई 4 क्यों है,
क्योंकि आपको 2 से गिनना पड़ेगा, शुरुआत करना पड़ेगा, 6 तक जाना पड़ेगा। तो आप कितना जा रहे हैं? 4। तो इसीलिए 4 इंटू 10⁻³ 6 4 24, और ये 2400 जूल्स हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जीरो बचेंगे इसके अंदर, 24 और यहाँ के 2 जीरो, 2400 जूल्स। बोले बेटा आपने? हाँ हाँ, इसे पास करें ना कि किलो पास करें, ये नहीं होगा बेटा। शेडेड रीजन कहां तक जा रहा? पूरा नीचे तक। मुझे वह पाथ ए बी का निकालना है। अगर मैं पूरी साइकिल का निकालता तो फिर मैं ये लेता 6 - 2। अब जब आप बोल रहे कि पाथ ए बी भी कितना वर्क डन हो जा रहा, तो आप बाकी के सेगमेंट्स को भूल ही जाओ। आप भूल जाओ कि वहां एडी कुछ है, बीसी कुछ है, डीसी कुछ है, भूल जाओ। आपको सिर्फ क्या नजर आना चाहिए? ए बी, ऐसा। तो अब अगर मैं बोलूंगा तो इसका एरिया तक कहां तक क्या आ रहा? नीचे तक क्या आ रहा ना, ठीक है। और भाई यहां से यहां तक क्या आ रहा है, समझा? तो ये हो जाएगा 2400 जूल। अच्छा ठीक है, चलो। वर्क डन इन द पाथ बीसी, कौन बताएगा वर्क डन इन द पाथ बीसी क्या रहेगा? 0। वॉल्यूम कांस्टेंट आ गया ना? अरे भैया वॉल्यूम कांस्टेंट है ना ये, तो इसीलिए वर्क डन इन द पाथ बीसी इज 0 जूल। तीसरा, वर्क डन इन द पाथ सीडी। अब जब पाथ सीडी का वर्क डन निकालना है तो मुझे भैया सिर्फ इतना पोर्शन देखना पड़ेगा। तो भाई क्या आएगा, इसकी लंबाई कितनी आएगी? 2 इंटू 10⁻⁵, और ये कितना रहेगा? 4 इंटू 10⁻⁻3। 2 4 8, 800 जूल्स। और चौथा, वर्क डन इन द पाथ डी ए, बोलो भाई क्या आएगा? वंस अगेन 0, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये आ गया 0 जूल्स। ठीक है, वो 8th वाला तुमने कर लेना, आसान है। इन अ प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस फ्रॉम 1000 सीसी टू 2000 सीसी एट कांस्टेंट प्रेशर। PV2 - V1 वाला है। सीसी बोलो सेंटीमीटर क्यूब, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। प्रेशर आपको दिया 100 किलो पास्कल, 100 इंटू 10⁻3, आंसर 100 जूल आएगा इसका, है ना? वो आपने कर लेना आंसर, बहुत इजी था वो। 9th वाला देखते हैं। A thermodynamic cycle is as shown in figure। थर्मोडायनेमिक साइकिल कुछ इस तरह से फिगर में बताया गया है। प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेशर जो है 10⁵ पास्कल, वॉल्यूम जो है, यार कैसा करूं, वैल्यूज लिखने के लिए भी जगह चाहिए। 10⁻⁻3 मीटर क्यूब। और यहाँ पे एक साइकिल बताएगी, वैसे साइकिल का एरो बताया नहीं था मगर उसको बताना जरूरी था। और ये वैल्यू बताई गई है 2, ये बताई गई है 4, ये बताई गई है 6, और यहाँ से ये बताया गया है 1, और ये यहाँ तक से जा रहा है 11 तक के। कैलकुलेट द वर्क डन इन 25 साइकिल्स। कैलकुलेट द वर्क डन इन 25 साइकिल्स। 25 साइकिल में वर्क डन क्या होगा ये पता लगाओ 25 साइकिल्स में, है ना? एक साइकिल के वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? 5/4 P2 - P1
इंटू V2 माइनस V1। तो सिंगल साइकिल का और नेट वर्क डन अगर निकालना है तो 25 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई बाय V2 माइनस V1। तो वो हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 P2 माइनस P1, यानी 11 में से गया एक, 10। 10 इंटू 10⁵, क्योंकि पावर 10⁵, प्रेशर 10⁵ में है। और वॉल्यूम V2 माइनस V1, 6 माइनस 2 यानी कि 4 इंटू 10⁻³ 4 कटा 4 कटा, ये हो जा रहा है 100 पाई, नहीं सॉरी 25 पाई इंटू 10⁻2 3 10⁻³ पास्कल। 25 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ पास्कल। तो देखो 25 मल्टीप्लाई बाय 3.14 कितना होता है, करो कैलकुलेट। 25 मल्टीप्लाई बाय 3.14 78.5 किलो पास्कल। किलो बोले तो 10⁻³ का 78.5 किलो पास्कल्स। वह एक मिनट बताओ। फिर उसके बाद तुम्हारे एमसीक्यूज देख सकते तुम, कुल मिला के कितने एमसीक्यूज है, 5। ये 5 एमसीक्यूज मैं आपको ऐसा होमवर्क दे रहा हूं, ओके। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो अभी बाकी है, तो आए बात आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखना पड़ेगा। मैं आंसर्स बता दूंगा आए बात आपको क्या है, मगर ये सॉल्व आपको करना पड़ेगा एमसीक्यूज, ओके। और डीपीपी सभी के पास है, ओके। तो थर्मोडायनेमिक्स की डीपीपी आ चुकी है, मॉड्यूल भी आ चुका है। मॉड्यूल का तो आप पहला टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि डीपीपी जो है वो फर्स्ट लॉ और थर्मोडायनेमिक्स तक मिक्स है उसके अंदर थोड़ा सा। डीपीपी 1 जो है पार्ट में, तो उसमें हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क प्लस आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है डीपीपी 1 में। तो इसीलिए इसका थोड़ा सा पार्ट, अभी आधा पार्ट बोल सकते हैं बाकी है, मगर फिर भी जितना हो सकता है सॉल्व कर लो, ट्राई कर लो। और साथ ही साथ आपका थर्मोडायनेमिक्स की जो मॉड्यूल है, तो उसमें जो पहला टॉपिक है बताइए। तो पहला जो टॉपिक है आपका, अगर आप देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के मॉड्यूल में, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करके है, मतलब उसमें हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आएगा। शायद इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाए कि इसमें वो भी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है, हाँ वो भी है इसमें, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आया हुआ है इसमें। तो वंस अगेन जितना हो सकता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट छोड़ के आप सॉल्व कर लो। बल्कि मेरी राय तो ये रहेगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी पढ़ लो, आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर आप सिर्फ उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो ही वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी और आप इजीली उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो कोशिश करो, टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। भले ही आपको छुट्टी कब बोल रहे सर, आज का लास्ट डे बोल रहे क्या, ठीक है ना, तो भले ही ठीक है, आज का लास्ट डे है आपका, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक हफ्ता हो रहा, शायद से ज्यादा हो जा रहा। 4 तारीख को बुला रहे ना सर, 3 या 4 का शायद से कुछ है बोला गया, 3 या 4, 2 तारीख को बोले, 2 तारीख को कहां से, प्रोबेबली 3 तारीख का रहेगा शायद। तो अगर देखा जाए तारीख, आज का डेट क्या है, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, एक हफ्ता जा रहा ऊपर, है ना। क्या यार एक हफ्ता, तुमने बोला अरे सर कितना अच्छा है, एक हफ्ता छुट्टी, है ना, बस तो घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे, है ना, ना पढ़ाई ना लिखाई कुछ भी नहीं। अरे नहीं रे बाबा, ऐसा मत करना। देखो भले ही एक हफ्ता हो गया, मगर थर्मोडायनेमिक्स का तो पार्ट है। मेरी राय में तुम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का भी रिवीजन हल्का चालू रखो, फ्लूइड मैकेनिक्स का चालू रखो, क्योंकि तुम्हारा अभी मैंने मार्क्स देखा, इतने प्यारे प्यारे मार्क्स आए ना सभी के, आ हा, मन कर रहा था उठा उठा के पटकू सभी को, है ना। वो जैसा वो क्या बोलते हैं अपने, हल्क पटकता ना लोकी को, इसी पटकने का मन कर रहा था तुम लोगों को, मेरे को। तो ऐसा मत करो, भले ही आपको एक हफ्ते की छुट्टी आ रही है ईद की,
मगर फिर भी आप उसको यूटिलाइज करो, अगर आप अपने करियर को लेकर सीरियस है तो। नहीं तो नहीं ना। आगे बहुत सारे प्रोफेशन है, ऑटो चलाना भी एक प्रोफेशन है ना, किराने दुकान पे बैठना भी एक प्रोफेशन है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। बट मगर आप सीरियस है कि नहीं भैया हमको तो आगे जाके भाई यूएस यूके में हमारे को छुट्टियां मनाना है ना, ऐसे बड़े बड़े ख्वाब है, सिर्फ ख्वाब है वो देखने से कुछ काम नहीं होता, उसके लिए थोड़ा उठापटक भी करना पड़ेगा। तो थोड़ा ये छुट्टियों को के अंदर भी तुमको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये तो देखो ना, ये यहाँ पे अभी से गायब है कई सारे बच्चे, अभी छुट्टी तो लगी नहीं, कई लोग तो आखिरी अष्टमी में गायब हो गए थे, है ना। अरे नहीं वो क्या रोजा है क्या, अरे इबादत, बड़े इबादत करते, मालूम है तुम्हारी इबादतों के टाइम तुम कहाँ घूमते रहते तो सब लोग हैं मोमिनपुरा की गलियों में, ये खा रहे वो खा रहे, जो बेचारे हट, ये बहाने मुझको मत दो, बड़े इबादत कर रहे।